नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हाथियों के बढ़ते हमले को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। अगर इस घटना में किसी की मौत होती है तो उसके आश्रित को 12 दिन के भीतर मुआवजे का भुगतान करें। मुख्यमंत्री शनिवार को वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जानवरों के हमले से मौत पर मुआवजा देने का पहले से प्रावधान है। उन नियमों को संशोधित कर ऐसी प्रभावी नियमावली बनाएं जिससे पीड़ित परिवारों को जल्द राहत मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में जल्द अंग प्रत्यारोपण सुविधा शुरू होगी ताकि राज्य भर के मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके। इस पर राज्य सरकार काम कर रही है। मंत्री ने यह बातें शनिवार को रांची पुरुलिया रोड में आयोजित 33वें झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस नेत्र विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की जाएगी। साथ ही मेडिसिटी और अत्याधुनिक आई हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मौके पर मंत्री ने बच्चों में बढ़ते मायोपिया, रिफ्रैक्टिव एरर और अत्यधिक स्क्रीन एक्सपोजर से होने वाले डिजिटल आई स्ट्रेन पर चिंता जताई। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट पर विशेष जोर दिया। सम्मेलन में रेटिना, कॉर्निया, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी और ग्लूकोमा मैनेजमेंट पर वैज्ञानिक सत्र आयोजित हुए। कार्यक्रम में विट्रियो रेटिनल सर्जरी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल करने वाले डॉक्टर विभूति कश्यप को सम्मानित किया गया। झारखंड में राज्यसभा के लिए मई में 2 सीटों पर चुनाव होने की संभावना है। इनमें एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं भाजपा के दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो रहा है। इसके बाद यह सीट खाली हुई है। इस चुनाव को लेकर पार्टियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद विधायकों की संख्या बल का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। नया समीकरण साफ इशारा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन दोनों सीटें आसानी से निकाल सकता है, लेकिन एनडीए के लिए एक सीट निकालने की राह भी कठिन है। उधर झामुमो की दोनों सीटों पर नजर है, लेकिन घटक दल कांग्रेस दोनों सीटों के लिए उसे समर्थन देगी, यह भी इतना आसान नहीं है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की गांठ कितना मजबूत रहेगी, इस पर भविष्य की राजनीति भी टिकी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को राज्य सरकार की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पर निशाना साधा है। मरांडी ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद हिरासत में बंद व्यक्ति को रिहा करने के स्थान पर नई एफआईआर दर्ज कर उसे निरंतर कस्टडी में रखने के प्रयास पर एसीबी और झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर न्यायालय की टिप्पणी ने हेमंत सरकार में हो रहे पुलिस और एसीबी के दुरुपयोग का चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने घोटालों को छुपाने, छोटे बड़े राजनीतिक विरोधियों को डराने और फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए एसीबी, सीआईडी एवं झारखंड पुलिस का मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी यह मामला आ चुका है। सत्ता के प्रभाव में आपराधिक कार्यों में संलिप्त अधिकारियों को समझना होगा कि हेमंत सोरेन जी उन्हें बचाने अदालत में नहीं आएंगे। यदि यकीन न हो तो विनय चौबे का ही हश्र देख लें। रांची नगर निगम चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। 7 दिन बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। रांची जिला प्रशासन ने इस बार कम से कम 60% मतदान का लक्ष्य तय किया है। राज्य गठन के 25 वर्षों में नगर निगम के 3 चुनाव हुए हैं, लेकिन अब तक मतदान प्रतिशत 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। सबसे अधिक मतदान वर्ष 2018 में हुआ था, जब 41.5% वोटिंग दर्ज की गई थी। यह 2013 के चुनाव से करीब 7.5% अधिक थी। वर्ष 2008 के चुनाव के मुकाबले मतदान में सिर्फ 0.5% की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने घर घर अभियान तेज किया है। रांची नगर निगम के 53 वार्डों के करीब 10.27 लाख मतदाताओं तक वोटर लिस्ट पहुंचाई जाएगी। सभी बूथों के बीएलओ को यह जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि मतदान केंद्रों के विखंडन से बड़ी संख्या में मतदाताओं के वार्ड बदले गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अनूप मांझी उर्फ लाला और उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों की 100 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। इससे पहले इसी सिंडिकेट की 222 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी थी। इस तरह अब तक कुल 322 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति ईडी के कब्जे में आ चुकी है। जांच एजेंसी के अनुसार अनूप मांझी के नेतृत्व में यह सिंडिकेट ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीज क्षेत्र में अवैध खनन कर रहा था। अवैध रूप से निकाला गया कोयला पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों में सप्लाई किया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत भी सामने आई है। ईडी के मुताबिक इस अवैध कारोबार से लाला सिंडिकेट ने 2742 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई की। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पूरा घोटाला हवाला नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा था, जहां लेन देन के लिए नोटों के सीरियल नंबर को कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत उरीमारी स्थित सयाल जमुरिया बाजार में शनिवार को फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। फायरिंग में सीसीएल में कार्यरत 45 वर्षीय बिहारी राम को बाइक सवार अपराधियों ने पीछे से गोली मार दी। जानकारी के अनुसार बिहारी राम बाजार में अपनी बाइक के पास बैठे थे। इसी दौरान बाइक से पहुंचे 2 हमलावरों ने अचानक उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनकी पीठ कमर में लगी। गोली लगने के बाद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और किसी तरह बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूरी पर गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल बिहारी राम को भुरकुंडा स्थित सीसीएल अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। होली तक राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहने वाला है। कभी ठंड तो कभी हल्की गर्मी का एहसास लोगों को होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। बादल छंटने के बाद 14 और 15 फरवरी को ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके बाद करीब 3 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राजधानी रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री की गिरावट आई, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। शनिवार को भी पारा और गिरने का अनुमान है। हालांकि 16 फरवरी से न्यूनतम तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड से राहत मिलेगी और हल्की गर्मी महसूस होगी। 17 फरवरी तक अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं चाईबासा में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री और गुमला में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।